Good morning. Last time we have started with Unit 5. Unit 5 का first chapter हम लोगों ने start किया था. So last time process improvement, that is Unit 2 का Unit 5 का जो part है वो हम लोग discuss कर रहे थे. So वहीं से will be continuing in our today's lecture as well. Okay, just 1 minute मैं open करता हूँ. Okay. सो एज यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोग कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल उसका बात कर रहे थे और उसके ये जो गोल्स है और एग्जांपल्स है वो डिस्कस किया था. कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जो इनिशियल लेवल स्टार्टअप लेवल से एक बड़ा एमएनसी कंपनी में कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्जन के साथ में उसको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पार्ट है, वो उसको भी कैसे और मैच्योर और बेटर और मार्केट के हिसाब से, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से, अपने क्लाइंट पर्सपेक्टिव से और स्मूथ बनाना है, सो दैट मार्केट में आपका डोमिनेंस या रेपुटेशन जो है या मोनोपोली जो है वो इंक्रीज होते जाए. गेटिंग? सो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल बना रहे हैं, जहाँ पे every time by using the previous project's knowledge, नेक्स्ट वाला सिमिलर प्रोजेक्ट को हम लोग और बेटर वे में और स्मूथली फॉलो करने का या डेवलप करने का ट्राई करेंगे. इसको हम लोग कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल बोलते हैं. ओके, और 5 टाइप होते हैं उसके. मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था 5 टाइप्स, जहाँ पे एक कंपनी पहले तो एकदम स्टार्टअप है, तो अगर स्टार्टअप है मतलब उसको कोई भी प्रोजेक्ट जो मिलेंगे वो सिमिलर कैटेगरी के या जो मेरे चॉइसेस है वैसे मिलेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. तो स्टार्ट में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे हम लोग को करना पड़ता है. सो समटाइम इट हैपेंस कि एवरी अदर प्रोजेक्ट इज न्यू टू अस, तो हर प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है. सेकेंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी, कंटिन्यूअस मेच्योरिटी में सेकेंड लेवल जो आएगा, लेट मी जस्ट ओपन दैट. हाँ, ये देखो. सो अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस मेच्योरिटी मॉडल में इनिशियल लेवल है. ये मेरा स्टार्टअप है, कंपनी चालू हुआ है, हर एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो मेरे पास न्यू है, मेरे पास ज्यादा प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं है. ये लेवल पे आते आते थोड़े बहुत रिपीटेबल टास्क या रिपीटेबल प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, है ना. तो अब यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो है मैं डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करूंगा, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स अगर मिलेंगे मुझे तो मैं XYZ दूसरा कोई प्रोसीजर या पैटर्न फॉलो करूंगा, लाइक दैट. ओके, देन थर्ड लेवल मतलब अब मेरा कंपनी और पुराना हो रहा है मार्केट में. यहाँ पे मैं सिर्फ 6 मंथ्स, at this point I am only 6 months old. At this point I'm, let's suppose, 2 years old. My company is 2 years old now. At this point I'm almost 4 years old. मतलब 4 साल मुझे मार्केट में हो गए. तो अब मैं क्या करूंगा, अब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिफाइन कर दूंगा, मैं स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर दूंगा. देन लोग बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, मार्केट में मेरा रेपुटेशन बढ़ रहा है, तो अब वो रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना, रिपीटेबल प्रोजेक्ट्स के प्रोसीजर्स डिफाइन करना, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके साथ में मार्केट में आपका नाम बना रहना चाहिए, तो उसके लिए क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी मेरा कंपनी जो है वो 5 years या 6 years इतना पुराना हो गया.
एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि नाउ वी आर एट एमएनसी लेवल, जहाँ पे आई कैन से कि मेरा कंपनी 7-8 years या उससे भी और पुराना 10 साल है, 15 साल हो गए कंपनी को, तो वहां पे फिर आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट चलेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड करेंगे और उसमें भी वापस प्रोसेस इंप्रूवमेंट चलेंगे। सो आप देखो ये धीरे धीरे ये 5 स्टेप्स जो है ये हम लोग फॉलो करते हैं, ये आपका कंटिन्यूस मैच्योरिटी या कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है। तो आप कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये उसके पॉइंट्स पढ़े, गोल्स पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। असेसमेंट में 6 पॉइंट पे असेसमेंट होगा। 6 पॉइंट पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन द प्रोसेस यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स हम लोग कंपनी का बात कर रहे हैं ना, कंपनी ये 5 लेवल पे काम करेगा, मतलब कंपनी धीरे धीरे मैच्योर होगा। जैसे आप स्कूल लेवल में केजी में है, बाद में आप स्कूल में आए, स्कूल से आप अब स्कूल में 5th स्टैंडर्ड के बाद में आप फिर जब 9th-10th में आए तो आपका थोड़ा कैपेबिलिटी और मैच्योर हो गया, फिर आप जूनियर कॉलेज में आए तो और मैच्योर हुआ, देन आप डिग्री कॉलेज में, मास्टर्स में, एंड देन जॉब पे लग रहे हैं, और जॉब पे अभी जब आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा तो आप और मैच्योर होते जाएंगे और सीनियर पोस्ट पे जाते जाएंगे। सो वो क्या हो रहा है, आप अपना खुद के काम को और बेटर बना रहे हैं, गेटिंग। सो वो सेम पॉइंट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जामिनिंग द प्रोसेस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मेच्योरिटी हम लोग करेंगे इन ईच एरिया बेस्ड ऑन 6 स्किल्स। कोई कोई टास्क रहेंगे, कोई प्रोजेक्ट्स है जो हम लोगों ने काम नहीं किए, कोई है जो हम लोगों ने की है, कोई जो हम लोगों ने मैनेज किए है, कोई जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर डिफाइन करके रखे हुए है ना। क्वांटिटेटिवली बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है तो कैसे मैनेज करेंगे, कितने लोगों को अपॉइंट करेंगे, कहाँ पे अपॉइंट करेंगे, बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, सो दैट अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो हम लोग सबको एक साथ खत्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्स भी लिमिटेड है, अब मेरे 2 प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट्स अगर चल रहे हैं तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मैं 2-3 शिफ्ट में मेरे एम्प्लॉयज को बुलाऊंगा। अब 8 आवर्स का शिफ्ट परफेक्ट आईटी में काम करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब कभी हम लोग अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई ना कोई एरर या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉसिबल रहेगा तब तक 8 आवर्स का शिफ्ट करेंगे अगर मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, नहीं तो 2 शिफ्ट चलाएंगे, 10 to 12 आवर्स के 2 शिफ्ट चलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी रिसोर्सेज है वो 100% यूटिलाइज होंगे, बराबर है। सो अभी मेरे पास कंप्यूटर्स लिमिटेड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लिमिटेड है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको भी एफिशिएंट कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या रिसोर्सेज की जरूरत है। तो अब उसको मैं क्या बोलूंगा, एक को मैं मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाऊंगा, दूसरे को मैं उसके बाद का आफ्टरनून शिफ्ट में कहीं पे मैं बुलाऊंगा या इवनिंग शिफ्ट में बुलाऊंगा, सो दैट दोनों वो सेम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। ये होगा। स्टेजेस क्या रहेंगे, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये आपके जो कॉम्पिटिबिलिटी, जो आपका प्रोसेस है उसको और मेच्योर बनाने के लिए ये काम चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला, ईच मैच्योरिटी लेवल हैज द प्रोसेस एरिया एंड गोल्स। आपका स्टार्टअप कंपनी है तो उसका गोल क्या रहेगा कि भाई कंपनी चालू रखो, प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कंपनी चलेगा, चलेगा तब जाके कहीं बड़ा होगा। मैं डायरेक्टली स्टार्टअप खोल के सपने नहीं देखूंगा कि मैं नेक्स्ट इन्फोसिस बनाऊंगा, है ना। मैं नारायण मूर्ति नहीं हूँ। तो स्टार्टअप चालू करके 4 दिन हुए हैं और हम लोग नारायण मूर्ति बनने का सपना देखेंगे, सो वो नहीं होगा ना, उतने बड़े हम लोग हाँ गोल होगा, लेकिन गोल आपके छोटे छोटे रखने हैं, तब हम लोग कहीं पे वहां पे आप अपने कंपनी को सोच सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के आपके मेन गोल्स फिक्स करो जो आपके अचीवेबल है एट दिस लेवल जहाँ पे आप अभी हो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो रहेंगे कि ओके ये मेरा स्टार्टअप है तो अभी मेरा काम क्या है कि कंटिन्यूस ये कंपनी को रनिंग रखना है, लॉस में नहीं जाना चाहिए, कंपनी बंद नहीं होना चाहिए, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो अगर इसको बंद नहीं करना है, लॉस में नहीं जाने देना है, तो आपको प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि आपके पास अभी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है तो जो मिलता है वो काम करो, है ना। सो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच मैच्योरिटी लेवल हैज अ प्रोसेस एरिया एंड गोल्स। 5 लेवल थे आपका कंपनी
बहुत इनिशियल लेवल, नीच लेवल से उसको फाइनली मच्योर बनाने का, मतलब एमएनसी बनाने का। तो वो हर एक पे अगर आप देखेंगे क्या आएगा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग आएगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सप्लायर अग्रीमेंट आएंगे, मेजरमेंट एनालिसिस एंड क्वालिटी अश्योरेंस। तो ये सारे हम लोगों के 6 फैक्टर्स रहते हैं। हर एक बार हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फोकस अपना इम्प्रूव करते जाते हैं, और ऑलरेडी जो चीज अगर हम लोग फॉलो कर रहे थे उसको हम लोग और बेटर बनाएंगे और स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये हम लोग का काम रहता है। सो ये जो मैंने आपको 5 लेवल बताया वो यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस क्या बोल रहा है? Institutions operating at the managed level should have an institutionalized practice that are geared to standardize, establish, maintain policy, provide adequate resource for performing any project. अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर पॉलिसी पता होना चाहिए प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे, आप उसके ऊपर कोई टास्क फॉलो कर रहे हैं, आप वो प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, बराबर है, या आप कोई रिव्यू एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, तो वो टाइम पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि एज पर आर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज करेक्ट नहीं है, तभी तो पता चलेगा। सो यहाँ पे वही है, द कंटिन्यूअस कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल में क्या बोल रहे हैं, दिस इज द फाइन ग्रेन मॉडल दैट कंसिडर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ प्रैक्टिस। स्टार्टअप है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल कोई डेवलपर्स भी काम कर सकते हैं, और बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो ग्रुप ऑफ पीपल कैन ऑल्सो वर्क हियर, बराबर है। तो मैच्योरिटी असेसमेंट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेवलपर जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस था उसका 4 का हो गया तो अभी आपका कंपनी मैच्योर हो गया। कंपनी मैच्योर तब होगा जब उसमें काम करने वाले सारे लोग अपने प्रोसेस को और बेटर बनाएंगे और स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, ठीक है, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सीएमएम जो है रेट ईच प्रोसेस एरिया फ्रॉम द लेवल ऑफ 1 to 5, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी को जैसे हम लोग 1 to 5 स्टार देते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपका जो मॉडल है उसको 1 to 5 स्टार मिलेंगे। तो अगर 1 स्टार का मतलब है बहुत पुअर है और 5 है मतलब आपने काफी एक्सीलेंट काम किया हुआ है, सेम है। सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी चीज को हम लोग कितना स्टार दे रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे अपना रेटिंग्स जहाँ पे पुअर है वहां पे हम लोग उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। जैसे सप्लायर अग्रीमेंट मैनेजमेंट है, इसका देखो 1 to 5 के स्केल पे वो कहाँ पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है। तो सप्लायर अग्रीमेंट जो है ये आपको इसका जो हालत है इसको इम्प्रूव करना है। रिस्क मैनेजमेंट अभी आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो अपने प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए सिर्फ 1 to 5 के स्केल पे वो सिर्फ 1 तक ही आ रहा है, तो इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट काफी अच्छा चल रहा है, प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग काफी अच्छा चल रहा है, वेरिफिकेशन अच्छा चल रहा है, वैलिडेशन थोड़ा पुअर है जिसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये वे में हम लोग अपने सारे प्रोसेस को 1 to 5 के स्केल पे रेट बताते हैं, और ऐसे ग्राफिकली हम लोग सबको बताते हैं। तो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीज अच्छे चल रही है, हम लोग को पता चलेगा। दैट्स इट, वी आर डन विथ chapter 1 of unit 5. Now next we'll start with chapter 2 of unit 5. ये आपका चैप्टर 2 है यूनिट 5 का, सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सर्विस ओरिएंटेड मतलब इन शॉर्ट हम लोग बात कर रहे हैं वेब सर्विसेज। अगर हम लोग गूगल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, ये सारे सर्विसेज है। सो वेब सर्विस क्या होगा वो यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड कुछ डेफिनेशन जो है ना वो दिया हुआ है यहाँ पे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। क्या बोल रहा है, अ वेब सर्विस इज एन इंस्टेंस ऑफ मोर जनरल नोशन ऑफ अ सर्विस लाइक एन एक्ट और अ परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। जैसे गूगल है, इट प्रोवाइड्स दिस सर्विस टू मी, और इट माइट लाइक Amazon प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू मर्चेंट एज वेल एज टू कस्टमर्स। सो वो दो पार्टी को प्रोवाइड कर रहा है, एंड दोनों के साथ उनके टर्म्स कंडीशन अलग रहेंगे। द वे दे ऑफर देयर सर्विसेज टू मर्चेंट इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू हाउ इट प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू कस्टमर्स। Getting so the agreement which are done between merchant and Amazon is different compared to the agreement which is done between customer and Amazon. So यहाँ पे वही बोला कि आप परफॉर्मेंस क्या ऑफर होगा वन पार्टी टू अनदर। सो यहाँ पे एक पार्टी आपका मर्चेंट है, एक पार्टी आपका कस्टमर है, तो क्या डिफरेंस होगा वो बता रहे हैं। ऑल्दो द प्रोसेस मे बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, द परफॉर्मेंस इज
essentially intangible. मतलब वी कैन नॉट डायरेक्टली चेक बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है, सो आई कैन नॉट टच एंड से कि अगर मैं बाइक है तो उसका परफॉर्मेंस में अगर फिजिकली उसको रन करके यूज करके चेक कर सकता हूँ. इन सॉफ्टवेयर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंजिबल थिंग्स. सो वो टाइम पे आपको अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेंगे. बराबर है. सो यहाँ पे वही बोला है, द एसेंस ऑफ सर्विस इज दैट द प्रोविजन ऑफ द सर्विस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन. है ना. तो सर्विस प्रोवाइडर कैन डेवलप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड ऑफर दिस टू अ रेंज ऑफ सर्विस यूजर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक वी हैव MS टीम. तो अब यहाँ पे MS टीम में दे प्रोवाइड लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और फीचर्स टू अस, बट वी हैव कैटेगराइज्ड और वी हैव कस्टमाइज्ड इट इन सच अ वे कि वो लिमिटेड फंक्शंस ही स्मूथ चले, उतने ही जो हम लोग को काम किया है वही हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली चला सके. ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है. रीयूजेबल सर्विसेज अगेन बहुत सिंपल है. सर्विस आर रीयूजेबल कंपोनेंट दैट आर इंडिपेंडेंट एंड आर लूजली कपल्ड. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल मैप API ऐड किया है. As and when required I'll keep it, if it is not required I'll delete it or I'll remove it. Same way अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा एक सर्विस फीचर अगर ऐड कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ पे आपको बोला है एक लूजली कपल्ड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है. अब वो जो कंपोनेंट है वो कोई भी हो सकता है. जैसे हम लोगों का कॉलेज का वेबसाइट है, उसके ऊपर अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट बॉट ऐड किया है. ठीक है. वी हैव चैट बॉट. अब इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल कीप इट. नहीं रिक्वायर्ड है मैं इसको हटा दूंगा. है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो चैट बॉट होता है, ऑटो आंसरिंग मशीन टाइप जो होता है. तो ये क्या है कि ये हम लोग को रिक्वायर्ड है, सो आई विल कीप इट. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड आई विल रिमूव इट. दैट इज द लूजली कपल्ड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जिसको आप ऐड कर सकते हैं. अ वेब सर्विस इज अ सर्विस दैट इज एक्सेस्ड यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट and XML based protocols. Now services are platform and implementation language independent. अब ये बहुत जरूरी है. ये जो है the chatbot which we are going to use, that is basically developed using artificial intelligence. My website is developed using suppose PHP. ठीक है. Now we have some embedded things. To connect those embedded things we have Python language. So ऐसे आप देखो multiple languages are coming in picture. Then I have connected Google Map API. तो अब वो कोई दूसरे लैंग्वेज में बना हुआ है. तो यहाँ पे वही बता रहा है, सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि गूगल कैन नॉट से कि इफ यू यूज गूगल APIs ऑन एंड्रॉइड then it works perfect, and if you try to use the same on iOS it gives you a problem. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता वो. It has to provide same service to all. Then benefits of the service oriented approach क्या होगा? Service can be offered by any service provider, insider or outsider or an organization. जैसे अगर we have NMIMS, तो अब इन्होंने एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिससे वो अपने स्टूडेंट को स्टाफ को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू विच दे कैन ऑटोमेट देयर वर्क. है ना. और वो एक स्मूथ फंक्शनिंग चलता रहे. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर आउटसाइडर. MS टीम इज अ आउटसाइडर. ये हम लोगों का NMIS टीम का पार्ट नहीं है. तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर और अ सर्विस टू अस. सो अभी हम लोगों ने क्या किया, वी हैव कंबाइंड दिस टू सॉफ्टवेयर्स जिसको कंबाइन करके हम लोग अपना वर्क फ्रॉम होम आर्किटेक्चर चला रहे हैं या फिर ऑनलाइन कॉलेज चला रहे हैं. ऑनलाइन कॉलेज विच इज गोइंग ऑन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट्स वन थिंग जहाँ पे आप ये सारे चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ में रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स के हिसाब से. द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स इंफॉर्मेशन So now we have a service provider makes information about the service public so that any
ऑथोराइज यूजर कैन यूज द सर्विस, सिंपल है। तो अगर MS टीम पे अगर कोई न्यू फीचर आता है या हम लोग के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर्स के लिए, इफ देर आर एनी न्यू फंक्शंस विच आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच वी कैन which is quite beneficial for us to interact with student on this online platform, तो हम लोग of course उसको यूज करेंगे और आपको बताना है कि हाँ ये कुछ न्यू फीचर्स या फंक्शंस ऐड किए हुए हैं। Application can delay the binding of service until they are deployed or until execution. ये बहुत जरूरी है। तो मतलब जब तक वो प्रॉपरली चलते नहीं है, जैसे हम लोग को पता ही है कि हम लोग अगर कोई एक न्यू सर्विस या सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो जब तक वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं हो जाता, और टेस्टिंग के बाद में डिप्लॉयमेंट आता है, इफ यू रिमेम्बर, बराबर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस आएगा, उसके बाद में डिजाइन आता है, बाद में डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट के बाद में टेस्ट आएगा, एंड टेस्ट के बाद में फिर आपका डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट आएगा। डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट पार्ट, जहाँ पे आपका डिप्लॉय करने का मतलब है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्टिंग में बीटा टेस्ट जो है ये इसने क्लियर कर लिया है, एंड नाउ इट्स रेडी टू वर्क ऑन द क्लाइंट एंड, तब जाके हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे जब वो एग्जीक्यूशन के लिए पूरा रेडी है। तो वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, दिस मींस एप्लीकेशन कैन बी रिएक्टिव एंड अडेप्ट देयर ऑपरेशन टू कॉप विद द चेंजेस टू देयर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स हम लोगों ने जैसे देखा कि अभी तक NMS का जो सॉफ्टवेयर था दैट वाज एन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, और एक बहुत बड़ा सैप सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। तो ये जो है इसमें इसके मॉड्यूल्स ही हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, एक एक कॉलेज के प्रोजेक्ट जो रहते हैं उसके 10-15 प्रोजेक्ट के बराबर एक मॉड्यूल रहता है सैप सॉफ्टवेयर, इतने बड़े रहते हैं। इट टेक्स लाइक 2-3 years or sometimes even more to complete or to मेक इट रनिंग स्मूथ फंक्शनिंग, उसका इतना बड़ा सॉफ्टवेयर होता रहता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी करोड़ में जाता है। सो यहाँ पे आप देखो कि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था और उसको अभी आप कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं विथ योर MS टीम, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। हम लोग फिजिकली वहाँ पे हम लोग नहीं डाल रहे कि मैं मैन्युअली जाके वहाँ पे फीड करूंगा। मैन्युअली अगर फीड करना है तो फिर हम लोग का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो हम लोग का चेंज हो गया, तो उसके साथ में आपका ये जो सॉफ्टवेयर है उसको भी कोप अप करना पड़ेगा, उसको भी वो सेम चीजें बताना पड़ेगा। देन दूसरी बात होती है अपॉर्चुनिस्टिक। इसका मतलब क्या है, आप देखो कि जैसे ही टिकटॉक बैंड हुआ, रील्स चालू हो गया इंस्टा पे और फेसबुक पे, है ना। इंस्टा पे आई थिंक उन्होंने चालू किया। तो ये क्या है, ये उनको पता था कि जब से रूमर्स चल रहे थे कि चाइना ऐप बैंड हो सकता है, चाइना ऐप बैंड हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फंक्शनलिटी बैकएंड में रेडी रखा। जब अगर टिकटॉक है वो टाइम पे लॉन्च करेंगे देन दैट इज द वायलेशन, सो बैकएंड में दे हैव केप्ट इट रेडी कि अगर बैंड हुआ तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड जब इतने बड़े कंपनीज रहते हैं तो अंदर के बहुत सारे उनके पास इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स आ ही जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे दैट्स व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला और वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, बिकॉज टिकटॉक बैंड हुआ मतलब वहां पे जो भी लोग थे हु जनरेटिंग रिवेन्यू फ्रॉम टिकटॉक, बराबर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो वहां पे लोग उनके कोई ना कोई दूसरे एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे और उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिल रहा था, फेम मिल रहा था, जिसके बेस के ऊपर उनको और काम मिल रहे थे। तो अभी वो अपने ऑडियंसेस को खो नहीं सकते, उनका उनका ये अभी एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ हो गया है, बराबर है, कि उनको यही काम आता है ज्यादा और वो यही काम लाइफ में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी है फेसबुक के पास, जो छोटे मोटे दूसरे ऐप्स आए लेकिन वो इतना बेस्ट सर्विस नहीं दे सकते या सिक्योरिटी या स्मूथनेस नहीं दे सकते जितना गूगल या फेसबुक जितने दे सकते हैं। आप देखो कि यूट्यूब ने भी स्टार्ट किया बट यूट्यूब वाज नॉट दैट सक्सेस जितना इंस्टा सक्सेस हो गया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। पहले अगर कोई इंस्टा अगर 1 hour के लिए यूज कर रहा था, यू हैव एडेड दैट रील्स वाला फीचर, तो अब जो अभी 1 घंटे के लिए यूज कर रहा था उसका जो लाइफ टाइम जो है ना वो 2 to 3 hours हो गया अभी। मतलब
यू हैव यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, और आपका एक्टिव यूजर्स का जो ड्यूरेशन है वो डायरेक्टली 2 to 3 टाइम्स बढ़ गया। इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। न्यू सर्विसेज आपको ऐड करना है। सो अ सर्विस प्रोवाइडर मे रिकॉग्नाइज अ न्यू सर्विस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय लिंकिंग एग्जिस्टिंग सर्विस इन अ इनोवेटिव वे। आई होप समझ में आ रहा है। ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल। द सर्विस यूजर कैन पे फॉर अ सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर यूज रेदर देन देयर प्रोविजन। सो आप देखो कि अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो तो फ्री वाला है। अब अगर हम लोग एमएस टीम की बात करते हैं तो एमएस टीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए और ये सब दिए हुए हैं। तो इसमें से सर्टेन वी कैन यूज, एंड सिर्फ उसी का हम लोग उतने ही सर्विसेज का अलग अलग पैकेजेस आपको मिलेंगे और उसके हिसाब से वी कैन परचेज एनी सच पैकेजेस. So instead of buying a rarely used component, the application developer can use the external service that will be paid only when required. The application can be made smaller, which is particularly important for mobile device with limited processing. जैसे हम लोग के पास फेसबुक का ऐप है, दे हैव डेवलप्ड 2 एप्लीकेशन बिकॉज एक ऐप में सारी चीजें नहीं आ सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन कैन बी मेड स्मॉलर लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, है ना, और वो टाइम पे लिमिटेड प्रोसेसिंग वहां पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. और ज्यादा फंक्शन देने हैं तो उसके लिए हम लोग दूसरा ऐप प्रोवाइड करेंगे. सर्विस सिनेरियो है एंड इन कार इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोवाइड्स ड्राइवर्स विद द इन्फो ऑन, जैसे हम लोग के पास जीपीएस और डैशबोर्ड के ऊपर होता है जो आपको वेदर इंफॉर्मेशन बताएगा, रोड ट्रैफिक कहाँ पे है नहीं है ये बताएगा, लोकल इंफॉर्मेशन देगा. सो दिस इज द लिंक टू अ कार ऑडियो सिस्टम सो दैट इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड एज अ सिग्नल ऑन अ स्पेसिफिक चैनल, जैसे एफएम रेडियो या कुछ रहता है. सो वी कैन कनेक्ट इट दैट वे एज वेल. अब इंडिया में ये एक्टिवली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. इसी के लिए आपने ओला उबर देखे रहेंगे तो अभी तक दे आर कनेक्टिंग देयर ड्राइवर्स विद दैट देयर मोबाइल एप्स ओनली. सो डैशबोर्ड पे हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है हम लोगों को. नाउ द कार इज इक्विप्ड विद जीपीएस रिसीवर, है ना. तो अब ये आपने अगर जूम कार देखे रहेंगे तो जूम कार में ये फैसिलिटी है. they have integrated this GPS receiver on their dashboard, तो उससे एंड प्लस स्पीड कंट्रोलर भी वो रखता है, तो एक लिमिट के आगे आप कार का स्पीड भी बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना. दे लॉग दैट स्पीड एज वेल टू डिस्कवर द पोजीशन, एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन द सिस्टम एक्सेसेस अ रेंज ऑफ इन्फो सर्विस. इंफॉर्मेशन मे बी डिलीवर्ड इन द ड्राइवर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस यही है सर्विस बेस्ड कार का. आपको यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव मोबाइल इंफॉर्मेशन. क्या होगा, जीपीएस कोऑर्डिनेट फाइंड करेगा, उसके बाद रिलेटेड फैसिलिटी इंफॉर्मेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, रोड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, रोड लोकेटर कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है तो हम कहाँ से जा सकते हैं वो. देन उसके आगे क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग के पास ट्रांसमीटर है, सेंड्स पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू. लोकेटर रहेगा उसका कार का एग्जैक्ट लोकेशन डिस्कवर करने में. यूजर इंटरफेस रहेगा जिससे हम लोग ये एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सकते हैं. ट्रांसलेटर रहेगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा, रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रीम, और वो सेम जो है वो रेडियो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसलेट डिजिटल इनटू स्ट्रीम टू अ रेडियो सिग्नल. तो एक रेडियो के जैसे आपका कैसे काम करेगा जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा, वही यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है. एडवांटेज क्या रहेंगे इसके, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के. SOA मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. इट इज नॉट नेसेसरी टू डिसाइड व्हेन द सिस्टम इज प्रोग्राम्ड और डिप्लॉयड what service provider should be used or what service specific service should be accessed. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कंपलसरी नहीं है कि हर किसी के लिए सेम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना. सो पर आप देखो कि वी हैव वन ओला एप्लीकेशन ओनली, बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पजेस. ठीक है, एक ओला में मैं सिंपल सा एक लोकल राइड बुक कर सकता हूँ विद इन मुंबई. ठीक है, आई कैन बुक अ राइड विद इन, वन इज विद इन मुंबई, वन जहाँ पे मैं रेंट पे ही ले सकता हूँ डायरेक्ट, वन जहाँ पे मुझे आउट स्टेशन जाना है तो उसके लिए अलग से बुकिंग होगा, एक जहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसका अलग होगा. तो ये सब आएंगे. So it is not necessary to decide when the system is programmed or deployed what service provider should be used. अब
ये जो मैंने आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज बताया उसके हिसाब से जो सर्विस प्रोवाइड होगा टू ओला ड्राइवर्स इटसेल्फ दैट विल बी डिफरेंट कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, बराबर है। सो एज अ कार मूव्स अराउंड, इन कार सॉफ्टवेयर यूजेस द सर्विस डिस्कवरी सर्विस टू फाइंड आउट मोस्ट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सम ड्राइवर्स आर वर्किंग दैट जस्ट फॉर आउट स्टेशन राइड्स, तो वो टाइम पे हम लोग उनको वो कैटेगरी में डालेंगे और उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ट्रांसलेशन इट कैन मूव अक्रॉस बॉर्डर एंड देयरफॉर मेक लोकल इन्फो अवेलेबल टू पीपल हु डू नॉट स्पीक अ लोकल लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं सपोज जैसे आप देखो कि इट गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट इफ आई गो टू साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में देर आर प्लेसेस जहाँ पे लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, and they don't speak English also much, like आता है कि वो हम लोग से बात नहीं करते, वो पता नहीं, लेकिन it creates a problem when you ask something to them, they answer it in their own regional language and it's quite difficult for us to understand कि what they are trying to say in their own regional language, because वो हम लोग को समझना it's next to impossible. So at that point of time I can utilize such service which will help me to find out the best route available at some unknown places. Service oriented architecture. So service oriented architecture mein, as you can see, develop distribute system whether the components are standalone, service may execute on different computer from different service providers, है ना, क्या काम के लिए यूज करें उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस आएगा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैव बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट सर्विस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। दिस इज क्वाइट सिंपल। सो यहाँ पे आपको वही दिया है, वी हैव सर्विस रजिस्ट्री। सो सर्विस रजिस्ट्री का मतलब है सेट ऑफ सर्विसेज, उसमें से कौन से सर्विस प्रोवाइडर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आपने क्या रिक्वेस्ट किया हुआ है। सो वी सपोज टू बाइंड दोज सर्विसेज, है ना, वी हैव अ सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव रिक्वेस्टेड सम सर्विस। तो जैसे आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ सर्विस लाइक क्लाउड facility. Do we have a service provider who are working on Amazon AWS service, that is cloud service of Amazon? If there, then bind them together so that service requested बराबर है वो यहाँ से मिलेगा, और सर्विस जो रिक्वेस्ट किया हो मैंने वो फाइंड किया हुआ है ना इन द सर्विस रजिस्ट्री। तो सर्विस रजिस्ट्री पब्लिश करेगा इन टू सर्विस प्रोवाइडर कि भाई क्लाउड सर्विस का रिक्वेस्ट आया हुआ है। यहाँ सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि हाँ वी प्रोवाइड AWS सर्विस या गूगल क्लाउड सर्विस, है ना, या माइक्रोसॉफ्ट अज़र सर्विस। सो उसके हिसाब से हम लोग उनको कनेक्ट कर देंगे। या AI सर्विस बेनिफिट्स, सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड लोकली और आउटसोर्स्ड। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो हम लोग का काम चलता है वो ऐसे ही चलता है, आउटसोर्स करता है ना, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे अगर मैं कुछ काम अगर प्रॉपर नहीं कर सकता, मेरे पास वो काम का एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा वो काम। जो बेटर कर सकता है उसको दो ना, हम लोग क्यों मेहनत करें फिर। बिकॉज अगर हम लोग मेहनत करेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एज वेल एज एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इंस्टेड आई विल जस्ट हैंड ओवर इट एंड क्वालिटी मिसमैच होगा, है ना, टेस्टिंग में ज्यादा टाइम चले जाएगा या फिर डिफेक्ट सॉल्व करने में ज्यादा टाइम चले जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ facing such problem we can just simply follow the steps of outsourcing things, so that is more beneficial. Services are language independent, of course ये तो हम लोगों को पता ही है। मैं आपको फेसबुक ट्विटर कोई भी अगर बोलता हूँ तो हम लोग ये जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप देखो क्या वी आर यूजिंग व्हाट्सएप। अब कहीं पे आपको ये नहीं लगता है कि ओके अगर ये व्हाट्सएप ये XYZ लैंग्वेज में बनता तो ये फास्ट चलता ये स्लो चलता। नो, वी डोंट केयर बिकॉज व्हाट्सएप इज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड as well as on iOS as well as it working well on web getting। so services जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना है। आप कोई भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाओ, एट द एंड आपका सर्विस कितना स्मूथली प्रोवाइड होता है लोगों को उससे मतलब है। फेसबुक आप कोई भी लैंग्वेज में बनाओ, पीपल डोंट केयर गेटिंग। सो इन्वेस्टमेंट इन लेगेसी सिस्टम, लेगेसी मतलब पुराने जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, या ना, ये इन्वेस्टमेंट इन लेगेसी सिस्टम कैन बी प्रिजर्व्ड।
कि मैंने इतना मेरा ओल्डर सॉफ्टवेयर बनाया था, अब उसको मैं एक्सटेंड करने के लिए आगे दूसरे लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको कॉम डिकॉम बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आपको लैंग्वेज के अंदर ही ये फैसिलिटी होता है कि आप अपना आधा सॉफ्टवेयर जो है या आधे उसके कुछ फंक्शंस जो है वो एक लैंग्वेज में, बाकी के आधे दूसरे में। जैसा मैं आधा जावा में, प्लस जब मुझे इसको हार्डवेयर से कनेक्ट करना है तो मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ, विच इज द बेस्ट अवेलेबल इन टूडेज टाइम, विच कैन वर्क विद मशीन लर्निंग थिंग्स एज वेल एज इट कैन वर्क विद एआई वेरी वेल। तो जब मुझे जावा के एप्लीकेशन में एक्सटेंशन डालना है, मशीन लर्निंग फैसिलिटी डालना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है, तो आगे के जो भी चीज़ मैं डेवलप करूंगा वो मैं पाइथन लैंग्वेज से करूंगा। सो लेगेसी मेरा सिस्टम क्या है? लेगेसी मेरा पुराना सिस्टम जो बना है वो जावा में बना है। दिस इज माई लेगेसी सिस्टम, जिसमें मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जो मैंने पाइथन के थ्रू ऐड किया। सो की स्टैंडर्ड्स कौन से रहेंगे? सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक होगा, आप मैसेज एक्सचेंज स्टैंडर्ड दैट सपोर्ट सर्विस कम्युनिकेशन। देन वेब सर्विस डेफिनेशन है, ये क्या बोल रहा है वेब सर्विस में? दिस स्टैंडर्ड अलाउज अ सर्विस इंटरफेस एंड इट्स बाइंडिंग टू बी डिफाइंड। कि ओके ये स्टैंडर्ड सर्विस, जैसे अगर हम लोग के पास ईमेल सर्विस है जीमेल और याहू से, सो हम लोग को पता है कि वेब सर्विस कैसे प्रोवाइड करना है, क्या लेवल होना चाहिए। So web service, the standard allows a service interface and its binding to be defined. Then a standard for a workflow language used to define the service composition as well. So यहाँ पे आपको बेसिक डायग्राम दिया हुआ है वेब सर्विस स्टैंडर्ड का। आप अगर बॉटम से देखेंगे तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं। वी हैव अ ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, देन सिक्योर वे में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सो वी हैव मेनी सच थिंग्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम दिस वे। OSI के 7 लेयर्स हम लोगों ने देखे रहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। सबसे बॉटम पे आपका कौन सा लेयर आता है? इफ यू रिमेंबर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऐसे आपके लेयर्स आते हैं। तो उसमें इफ यू नोटिस हियर वी हैव अ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आपके पास एक होता है नेटवर्क लेयर और एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी या यूडीपी टाइप प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। टीसीपी गारंटीड डिलीवरी होता है यहाँ पे, ठीक है। यूडीपी गारंटीड डेटा डिलीवरी नहीं होता है। जैसे अगर मैं आप अगर यूट्यूब का वीडियो अगर देख रहे हैं, सो आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं पे भी जाके वापस आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसको वापस रिवाइंड कर सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं। सो वो पूरा वीडियो डाउनलोड होगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल, जहाँ पे भी आपको दिखना है। मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जा रहा है, बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बीच में नेटवर्क गया तो वापस नेटवर्क आएगा, तो वो टाइम पे जहाँ पे मैच होगा वहां से वापस चालू होगा। तो बीच में का एक आधा ओवर आपका स्किप हो गया, जो आप वापस रिवाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी अभी अगर ये लेक्चर चल रहा है, तो आपने अगर बीच में से आपका नेटवर्क गया, यू हैव मिस दैट लेक्चर, तो वो जो पार्ट गया वो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वी आर यूजिंग यूडीपी हियर। HTTP, HTTPS, SMTP, ये सब जो है हाइपर टेक्स्ट, मतलब यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे लैंड कराने के लिए ये पैटर्न फॉलो करेंगे। देन वो आपस में जब अगर मैसेजिंग फैसिलिटी यूज करे तो ये आएगा। सर्विस डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कोई प्रोसेसेस आपको प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पे रहेंगे। और उसके साथ में अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते जाएंगे for performing any specific processes or any service like messaging or something, and as well as providing the support का मतलब है मेंटेनेंस वाला पार्ट आएगा, ठीक है। सो सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या बोला? Existing approach to service engineering have to be evolved to reflect the service oriented approach to software development. Like we have a service engineer, the development of dependable reusable services. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को रीयूज करते हैं, है ना। तो एग्जिस्टिंग अप्रोच आपका यही बता रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर खुद से स्क्रैच से बनाना है।
आप देखेंगे कि मार्केट में कौन से चीज़ें अवेलेबल है, कौन से एपीआई अवेलेबल है, कौन से प्रीवियस प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसके चीज़ आप रीयूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे आपके प्रोवाइडर्स है जिनको आप अपना ये चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं, ये पूरा फाइंड आउट करो। और उसके बेस के ऊपर आप कहीं पे चीज़ों को रीयूज करेंगे, कहीं पे आप आउटसोर्स कर देंगे चीज़ों को, वही होगा। तो सर्विस डेवलपमेंट विद सर्विसेज, द डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर। डिपेंडेबल मतलब जो खुद से पूरा काम नहीं कर सकता, इट नीड सपोर्ट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर इज वेल। खुद से वो सारा काम नहीं कर सकता, हम लोगों ने उसको, तो वो टाइम पे आपको देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स आप उसके डेवलप कर रहे हो, कौन से आउटसोर्स होंगे और कौन से थर्ड पार्टी एपीआईज कनेक्ट होंगे, वो देखना है। तो उसमें से आप कितना चीज़ें रीयूज कर सकते हो जो आपको बनाना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। जैसे पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे मैं कभी खुद से नहीं बनाऊंगा, ये जो अवेलेबल रहते हैं इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। सो मेरा सॉफ्टवेयर में अगर पेमेंट सिस्टम है तो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पेमेंट गेटवे, दैट्स वन थिंग। जीपीएस अगर डालना है तो गूगल पे पे वो डिपेंड करेगा। आई डोंट हैव गूगल मैप के एपीआई पे वो डिपेंड करेगा। आई डोंट हैव एनी अदर वे कि जाके मैं खुद गूगल मैप जैसा पूरा आर्किटेक्चर बनाऊं। सो रीयूजेबल कंपोनेंट क्या बोला है? जब रीयूज अगर कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को, तो आपका सिस्टम जो है वो लूजली कपल्ड होना चाहिए। लूजली कपल्ड मतलब चाहिए तभी आपको एक न्यू फंक्शन, थर्ड पार्टी एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई कनेक्ट करो, नहीं चाहिए तो डिसकनेक्ट कर दो। इसको लूजली कपल्ड बोलते हैं कि इतना स्मूथली आप चीज़ों को, नए फंक्शंस को, नए कोई कंपोनेंट को, रेडीली अवेलेबल कोई कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। सो अ सर्विस कैन बी यूज्ड एज लूजली कपल्ड, रीयूजेबल रहेंगे, ये वर्ड्स याद रखने हैं। दैट एनकैप्सुलेट्स मतलब वो जैसे कैप्सूल होता है, उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से कंपनी ने कितने बनाए, आपको कितने दिए, वो हम लोग को पता नहीं है। आपको फाइनल कैप्सूल ही मिलेगा, गेटिंग। तो अगर आपको फाइनली फेसबुक मिलता है तो फेसबुक ने कितने चीजें खुद से बनाए और कितने वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर, वो हम लोग को नहीं पता, गेटिंग। सो ये सारे जो चीजें हैं वो एनकैप्सुलेट होंगे डिस्क्रीट फंक्शनलिटी वाले। डिस्क्रीट मतलब वी हैव अ फेसबुक स्टार्टिंग में जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते थे, चैट कर सकते थे, बराबर है। बट आज के टाइम पे आई कैन सेल और बाय थिंग्स ऑन इट। तो फेसबुक जो है, जो पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, नाउ इट बिकेम ई कॉमर्स, समथिंग ऑफ दैट काइंड, गेटिंग। उसके बाद में अब वहां पे आप देखो कि मैं अपने वीडियोस डाल सकता हूँ जैसे यूट्यूब पे डालते हैं, और उसके बीच में एड्स आ सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वर्किंग लाइक अ यूट्यूब एज वेल। ये उसके डिस्क्रीट फंक्शनलिटी हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वर्क कर रहा हूँ, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिस्क्रीट फंक्शनलिटी ला सकते हैं हम लोग, लाइक ई कॉमर्स वाला विच इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड, प्रीवियसली इट वाज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट नाउ इट इज। सो ये आपके डिस्क्रीट चीजें हो गई जिसको आप एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, सबको साथ में आपने कंबाइन किया, सबको साथ में आपने ज्वाइन किया। लूजली कपल्ड है, मतलब अगर मुझे चाहिए तो मैं फ्यूचर में अगर ई कॉमर्स चीज अगर फेसबुक का अच्छा चल गया तो हम लोग डायरेक्टली अलग से, जैसे अभी हम लोग के पास फेसबुक और चैट के लिए दो अलग एप्लीकेशन है फेसबुक के, वैसे ई कॉमर्स के लिए एक थर्ड मोबाइल ऐप बना देंगे। तो वो टाइम पे चाहिए तब हम लोग सर्विसेज को अलग भी कर सकते हैं। अ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्विस एंड द कंपोनेंट, जो हम लोग को यहाँ पे बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास सर्विस डू नॉट हैव रिक्वायर इंटरफेस, या सर्विस रिलाई ऑन मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन विद मैसेजेस एक्सप्रेस्ड इन एक्सएमएल। एक्सएमएल मतलब वेब पेज टू वेब पेज जो कम्युनिकेशन होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, उसके लिए हम लोग ये एक्सएमएल यूज करेंगे। देन we have web service description language. The service interface is defined in the service description expressed in web service description. Like यहाँ पे क्या बोला है, what operation the service supports, the format of the messages that are sent and received, and how the service is accessed, that is binding maps and other things. So where the service is located वो भी आएगा, so like universal resource identifier रहेगा, या फिर जिसको हम लोग URL भी बोलते हैं बहुत बार। जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से मैं कौन से सर्विसेज या कौन से फैसिलिटीज एक्सेस कर सकता हूँ। सो वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसमें क्या आएगा, एक एक्सएमएल पार्ट आएगा, वेब पेज टू वेब पेज जो डेटा एक्सचेंज होंगे वो सब के लिए। देन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस आएगा जहाँ पे हम लोग क्या मैसेजेस
टाइप डिक्लेरेशन इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करना है वो, और एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन आएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप एंड टू एंड बाइंड करेंगे और फाइनली यूज़र को भेजेंगे वो. So as you can see, what part of web service document called an interface specifies what operation the service supports or define the format of message that are sent and received by the service. How मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे, एंड कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. ये तीन फैक्टर्स पे फोकस करना जरूरी है. ये तीन वर्ड्स याद रखो, व्हाट, हाउ एंड वेयर. What web services we are providing, how we are going to provide it, बराबर है, how to communicate with web services and where. मतलब आपको जैसे हम लोग को पता है कि if we are providing some web services in India, तो इनका कल्चर, इनका एथनोग्राफी आपको फॉलो करना पड़ेगा. सेम वे चाइना में वी सपोज टू फॉलो देयर एथनोग्राफी. Same way in US we supposed to follow their ethnography, etc, etc. So we have taken three different examples. India democracy है अलग टाइप का, US again a different type of democracy is there, बराबर है, and China communist है, a totally different example. सो आप देखो, इंडिया में आपको प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, यूएस में प्रेसिडेंट हेड होता है, और चाइना में तो अब राजा जैसा ही है. वो प्रेसिडेंट है लेकिन वो राजा है, वो हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, ये तीन अलग अलग प्लेसेस है, तीनों के अलग अपने रूल्स है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है. जहाँ पे कहीं पे डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के पास कुछ फ्रीडम है. चाइना में आपने कोई एक सिंगल चाइनीज सिटीजन ऐसा नहीं देखा रहेगा जो आके सोशल मीडिया पे या कहीं पे बोलेगा कि भाई हम लोग का प्रेसिडेंट ऐसा करता है, ये पार्टी ऐसा है, यहाँ पे ये चोर है. नहीं, ऐसा अगर गलती से बोला तो दूसरी बार दिखेगा भी नहीं. गेटिंग. अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन गायब हो जाते हैं तो छोटे मोटे लोगों का क्या बात ही है. आपने अलीबाबा वाला केस सुना रहेगा न्यूज़ में. सो अलीबाबा जितना जो अमेजोन के कंपैरिजन में आता है, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन चाइना का है, वो अगर बीच में अगर कहीं पे गायब हो जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के बाद में, सो नॉर्मल सिटीजन्स तो कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा. सो इसके लिए आपको यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसके लिए ज़रूरी है. आप देखो कि गूगल अगर ड्रैगन फ्लाई नाम से अगर चल रहा है चाइना में, तो उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वो फिल्टर आउट करके बताएंगे. गेटिंग. आप देख लो, आप दो न्यूज़ चैनल देखना, आपको पता चलेगा कि एक गवर्नमेंट के फेवर में बताते हैं न्यूज़, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट बताते हैं न्यूज़. लाइक एनडीटीवी, आप देखो कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बताएंगे. ठीक है. सो अगर टिकटॉक बैंड हो गया, मैं आपको आईटी फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर कंबाइन बता रहा हूँ. टिकटॉक बैंड हो गया तो अगर आप एनडीटीवी के व्यूज़ देखोगे ना, तो वो बताएंगे कि जो हम लोगों का इन्फ्लेशन हाई है, जीडीपी खड्डे में गया है, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट रिलीफ के नाम पे कुछ नहीं दे रहा है, बड़े बड़े पैकेजेस के नाम पे सिर्फ लोन दे रहे हैं लोगों को, तो वो छुपाने के लिए, गवर्नमेंट ध्यान भटकाने के लिए चाइनीज़ ऐप को उठा उठा के बैन कर रहा है. अगर आप जी न्यूज़, इंडिया टीवी ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई जो ऐप बैन करके लोग देशभक्ति का काम कर रहे हैं. अब आप दोनों पॉइंट्स अगर देखेंगे, दोनों अलग अलग है, लेकिन आप क्या देखते हैं उसके हिसाब से साइकोलॉजिकली आपका थिंकिंग वैसा डेवलप होता है. गेटिंग. सो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो भी ये सेम वे में अपने सिटीजन्स का थिंकिंग जो है वो मैनिपुलेट करता है. सो जो चाइना में रहता है उनको ऐसा लगता है कि चाइना इज वर्ल्ड पावर, और उनके सिटीजन्स जो चाइना के बाहर नहीं जाते हैं उनके माइंड में यही सेम चीज़ चलते रहना चाहिए. इसके लिए वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताते हैं. तो आपको जब अगर ऐसे कोई वेब सर्विसेज वहाँ पे या कोई दूसरे प्लेस पे बताना है, तो उनके टर्म्स कंडीशन, उनका एथनोग्राफी क्या है, वो फॉलो करना ज़रूरी होता है.
सो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये कोडिंग का एग्जांपल दिया है। ऑफ कोर्स कोडिंग तो हम लोग को याद नहीं रखना है, बट जैसे सिंपल हम लोग अगर HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ये वेब सर्विसेज अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे, है ना। देन कहाँ पे करना है, क्या टाउन है, कंट्री है, कौन से डे पे कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेम गोज हियर एज वेल। रेस्टफुल सर्विसेज, अब यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब क्या बोला है, we have restful web services. Current web service standards have been criticized as heavyweight that are over general and inefficient. ध्यान से देखो क्या बोला हुआ, करंटली हम लोग के पास यहाँ पे ये जो भी वेब सर्विसेज है वो क्या है, हैवी वेट है। इट टेक लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बराबर है। इनएफिशिएंट है कि अगर नेट स्लो चल रहा है तो प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग के पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट, जिससे आपका काम जो है वो और स्मूथ चले। ओके, विल टेक अ क्विक एग्जाम्पल फॉर दिस, just 1 minute. को एक बेटर एग्जाम्पल समझेगा। Okay, so we'll have a look at it. Just 1 minute. Okay, I'll just share. Okay, I'll just share my screen. Please have a look. Then again, we'll continue with our theory part. Let's start this section by a brief introduction to RESTful services, also called RESTful APIs. If you already know what REST is all about, feel free to skip this video. So earlier at the beginning of the course, I introduced you to the client-server architecture. So most, if not all applications we use these days follow this architecture. The app itself is the client or the front-end part. Under the hood, it needs to talk to the server or the backend to get or save the data. This communication happens using the HTTP protocol, the same protocol that powers our web. So on the server, we expose a bunch of services that are accessible via the HTTP protocol. The client can then directly call these services by sending HTTP requests. Now, this is where REST comes into the picture. REST is short for Representational State Transfer. And I know it probably doesn't make any sense to you because it was introduced by a PhD student as part of his thesis. But the theory aside, REST is basically a convention for building these HTTP services. So we use simple HTTP protocol principles to provide support to create, read, update, and delete data. We refer to these operations all together as CRUD operations. Now let's explore this convention using a real-world example.
Let's say we have a company called Vidly for renting out movies. We have a client app where we manage the list of our customers. On the server, we should expose a service at an endpoint like this. So vidly.com/API/customers. So the client can send HTTP requests to this endpoint to talk to our service. Now, a few things about this endpoint you need to know. First of all, the address can start with HTTP or HTTPS. That depends on the application and its requirements. If you want the data to be exchanged on a secure channel, you would use HTTPS. After that, we have the domain of the application. Next, we have /API. This is not compulsory, but you see a lot of companies follow this convention to expose their RESTful services. They include the word API somewhere in the address. It can be after the domain, or it can be a subdomain like api.vidly.com. There is no hard and fast rule. After that, we have /customers, which refers to the collection of customers in our application. In the REST world, we refer to this part as a resource. We can expose our resources such as customers, movies, rentals on various endpoints. So this is our endpoint to work with the customers. All the operations around customers, such as creating a customer or updating a customer, would be done by sending an HTTP request to this endpoint. The type of the HTTP request determines the kind of the operation. So every HTTP request has what we call a verb or a method that determines its type or intention. Here are the standard HTTP methods. We have get for getting data, post for creating data, put for updating data, and delete for deleting data. Now let's explore each of these using our customers example. To get the list of all customers, we should send an HTTP GET request to this address. Note the plural name customers here. It indicates a list of customers. So when we send an HTTP GET request to this endpoint, our service should send us something like this. So we have an array of customer objects. If we want a single customer, we should include the ID of that customer in the address. Then our server would respond with a customer object like this. Now, to update a customer, we should send an HTTP put request to this endpoint. And note that again here, we're specifying the ID of the customer to be updated. But also, we should include the customer object in the body of the request. So this is a complete representation of the customer object with updated properties. We send this to the server, and the server updates the customer with the given ID according to these values. Similarly, to delete a customer, we should send an HTTP delete request to this endpoint. But here we don't need to include the customer object in the body of the request because all we need to delete a customer is an ID. And finally, to create a customer, we need to send an HTTP post request to this endpoint. Note that here, because we're adding a new customer, we're not dealing with a specific customer, so we don't have the ID in the address. We're working with the collection of customers. So we're posting a new customer to this collection. And that's why we should include the customer object in the body of the request. The server gets this object and creates the customer for us. So this is the RESTful convention. We expose our resources, such as customers, using a simple, meaningful address, and support various operations around them, such as creating or updating them, using standard HTTP methods. Hi guys, it's Mosh here. Okay, so that was example. Why should we use or take the help of what we say RESTful APIs? Okay, so वो हम लोगों ने एक देख लिया. Now we'll continue with our theory part. So I'll just go to our theory again. आपको I hope समझ में आ रहेगा कि to make the web services faster हम लोग RESTful आर्किटेक्चर जो है वो यूज करता है. So I'll share my screen again. As you can see, बहुत सारी चीज़ों को फास्ट करने के लिए कंपनीज क्या करेंगे, सेम
वो एक स्पेसिफिक सर्विसेज को वहाँ पे बाइंड करके रखेंगे और जिससे आपका रेस्टफुल आर्किटेक्चर जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सो यहाँ पे इट इज गिवन हियर, रेस्ट is an architecture style based on transferring representation of resource from a server to a client. एक specific services bind करके आपको एक साथ दे देंगे and as and when required you can utilize those services in with a faster way. Mainly ये होगा. So this style underlines the web whole and a simple then implementing the web services with respect to such other web services definition languages या जो हम लोगों के standard बाकी के जो architecture languages थे वो. सो उससे थोड़ा फास्ट चलेगा. ये हैवी वेट नहीं रहेंगे, ये लाइट वेट रहेंगे, तो रिस्पॉन्ड फास्ट होगा. दैट्स व्हाट वी ट्राई टू से हियर. RESTful service involve a lower overhead than so big web services and are used by many organizations for implementing their web services. Then next, if you notice, we have resources. A fundamental element in REST architecture is the resource. कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है और आप उसको कैसे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स इज सिंपली अ डेटा जो आपने क्लाइंट के लिए रखा है. क्लाइंट में भी अभी अलग अलग कैटेगरी वाले क्लाइंट के लिए रखा हुआ है ना. जैसे हम लोग के पास कोई कैटलॉग है, मेडिकल रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है. जैसे लेट्स टेक अ एग्जाम्पल कि हम लोग के पास स्टूडेंट्स है. Now we have BSc student, BCom student, BMM student, and that too coming from UPG, NM, Mithibai, NMIMS, etc. etc. तो यहाँ पे अब हर कोई जब अगर सिमिलर या अलग अलग टाइप की चीज़ें एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो उसके लिए हम लोग ऐसे रेस्टफुल APIs बना सकते हैं जिससे दे कैन गेट द एक्सेस ऑफ सच रिसोर्सेज एट अ फास्टर पेस. So in general, the resources may have multiple representation. That is, they can exist in different format, Word, PDF, or some other notes format as well. So चार चीजें होंगे जो अभी हम लोगों ने समझा: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, है ना. जहाँ से हम लोग कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स या मल्टीपल रिसोर्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्स या कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स को डिलीट कर सकते हैं. एट अ टाइम एक ही अपडेट होगा और डिलीट करने के लिए मल्टीपल रिसोर्स अगर चाहिए हम लोग को तो वो हम लोग डिलीट कर सकते हैं. मतलब वो जो रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, अनएक्सेसिबल रहेंगे टू आवर यूजर्स देन ऑनवर्ड्स. सो कैसे चीजें वर्कआउट होंगे, एज यू कैन सी वी हैव अ रिसोर्स या नाउ वो रिसोर्स को आपको वेब एक्सेसिबल बनाना है. सो मतलब जनरल रिसोर्स के ऊपर एक्शन क्या होंगे, क्रिएट, अपडेट, यहाँ पे ये क्रिएट है ना. देन क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे. ये चार ऑपरेशंस रहेंगे. तो रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, गेट करेंगे, है ना. देन पोस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपने क्रिएट किया. अपडेट मतलब पुट किया. डिलीट का डिलीट ही रहेगा. सो नॉर्मल रिसोर्स जब अगर रहते हैं तो उसके ऊपर हम लोग ये चार ऑपरेशंस फॉलो करते हैं. और जब आप वेब सर्विसेज पे रेस्टफुल APIs के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिएट, ये अपडेट, रीड करना है तो गेट, और डिलीट के लिए डिलीट मेथड यूज होगा. सिंपल है. जो हम लोगों ने वीडियो में देखा वही सेम चीज है. सो ऑपरेशन फंक्शनलिटी क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया और वीडियो में हम लोगों ने देखा वो सेम ही है. सो अब ये वापस नहीं बता रहा हूँ. रेस्टफुल चीज़ें आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं तो वो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है. वेदर टेम्परेचर के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे कंपनीज भी ये रेस्ट आर्किटेक्चर यूज करते हैं. हम लोग अपने TOI के प्रोजेक्ट्स जो है वो भी बहुत बार ये ऑपरेशंस के थ्रू बनाते हैं. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन रेस्ट अप्रोच इज यूज्ड डेटा इज एक्सपोज्ड एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग URL. बराबर है. जैसे वेदर डेटा है तो वेदर डेटा में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखा है भाई, हम लोग को वेदर डेटा रिक्वायर्ड है. इन्फो एग्जाम्पल कौन सा, टेम्परेचर डेटा रिक्वायर्ड है, किसका, बॉस्टन का. देन दूसरा और कोई. सो इन्वोक द गेट इंफॉर्मेशन इन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वेस्ट द टेम्परेचर फॉर सम स्पेसिफिक डेट. तो यहाँ पे देखो हम लोग डेट डाल सकते हैं 2014, दैट्स देन ये मंथ है एंड 26. सो 26 Feb 2014 इसका मुझे वेदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. ये दिन टेम्परेचर क्या था. रिजल्ट्स ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बोला है, द रिस्पॉन्स टू गेट अ request in REST service may include URL. If the response to a request is set of the URL, then URL of each of them may included like this. जहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको आउटपुट मिलेगा. डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है when services as a complex interface is not a simple resource, it can difficult to design a RESTful architecture.
तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, वो टाइम पे ये हम लोग सिंपल वे में यूज नहीं कर सकते. There is no standard for RESTful interface description, so service user must rely on informal documentation to understand the interface. बराबर है. No standard for. अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आप अगर देखेंगे, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली अगर चैटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया कुछ यूज़ करते हैं, तो आपको देखो एक स्टैंडर्ड दिया रहता है कि ओके लॉगिन ऊपर टॉप कॉर्नर में ही आएगा राइट साइड पे, है ना. आप कहीं पे भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे ही लॉगिन मिलेगा, यहाँ पे ही साइन अप मिलेगा. ऐसा नहीं होगा ये बॉटम पे कहीं पे किसी ने साइन अप दिया हुआ है. तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है चैटिंग के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होगा. अब देखो आज के टाइम पे वो स्टैंडर्ड प्रोसेस मोस्ट ऑफ जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया. एक टिक मतलब गया, दो टिक मतलब मैसेज रिसीव हो गया, है ना. ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है. लेकिन रेस्टफुल एपीआई में कोई इंटरफेस जो है उसका स्टैंडर्ड नहीं है. हर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में करता है, तो ये कभी कभी समझने के लिए डिफिकल्ट होता है. सो व्हेन यू यूज दिस यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर ओन इंफ्रा फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिससे आपके क्लाइंट ये रेस्टफुल सर्विसेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके, है ना. और रिलायबिलिटी जो है ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. रिलायबिलिटी मतलब फेलियर ना है, चीजें अवेलेबल रहे. सो रिसोर्सेज रेस्टफुल एपीआई है, और सेकेंड जो होगा हम लोगों का स्टैंडर्ड जो वे है उसके थ्रू होगा. दैट्स इट. उसके बाद में नेक्स्ट इज सर्विस इंजीनियरिंग. सो रेस्टफुल एपीआई यहाँ तक खत्म होता है. उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक चालू होता है इन यूनिट 5 का चैप्टर 2 ओनली, दैट इज सर्विस इंजीनियरिंग. सर्विस इंजीनियरिंग क्या बोला हुआ है, एज नेम सजेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या था, एक सॉफ्टवेयर को आप और एडवांस करेंगे, उसमें आप और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके आप अलग अलग वेरिएशन बनाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, उसको और स्मूथ करेंगे. सेम वे जब हम लोग कोई एक सर्विस जो है उसको भी और बेटर बनाने का ट्राई करें. प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सर्विस फॉर रीयूज इन सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन. द सर्विस हैज टू बी डिजाइन जहाँ पे आप चीज़ों को रीयूज कर सके, एब्स्ट्रैक्ट कर सके, है ना, फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स. नाउ जनरली यूजफुल फंक्शनलिटी जो भी रहेंगे उसको आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है. मस्ट बी डिजाइन एंड सर्विस मस्ट बी रोबस्ट एंड रिलायबल. रोबस्ट बहुत जरूरी है, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसका वे या उसका उसको हम लोग कहीं ना कहीं वे ऑफ वर्किंग जो है या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग इसको यूज कर सके इन अ सिमिलर वे, ये होना चाहिए. और अगर वे ऑफ वर्किंग भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग चेंज कर सके. द सर्विस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट इट कैन बी डिस्कवर्ड अंडरस्टूड बाय द पोटेंशियल यूजर्स एज वेल. सो एज यू कैन सी वी हैव सर्विस इंजीनियरिंग प्रोसेस. क्या बोला हुआ है, अ सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन है, मतलब सर्विस रिक्वायरमेंट आएंगे, देन इंटरफेस डिजाइनिंग आएगा, एंड उसके बाद में वैलिडेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग वाला पार्ट है, और डिप्लॉयमेंट. एक बार टेस्टिंग हो गया तो इंस्टॉल कर दो सर्विसेज को ऑन क्लाइंट साइड. तो स्टेजेस ऑफ सर्विस इंजीनियरिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन आपके ये सर्विसेज यूज करने वाले हैं. मतलब आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपके सर्विसेज मेनली यूज करने वाले हैं, टारगेट ऑडियंस फाइंड करना है इन शॉर्ट, और उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ों को बनाना है. बराबर है. तो पॉसिबल सर्विस दैट माइट बी implemented and defined. Now service design where you design the local services interface and its implementation. Like हम लोगों के स्टैंडर्ड सर्विसेज रहेंगे या रेस्टफुल आर्किटेक्चर रहेंगे. द सर्विस इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट वेयर यू इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट सर्विस मेक्स इट अवेलेबल फॉर द यूज. सो दैट्स क्वाइट सिंपल. सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन मतलब टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करना. कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे या फिर एजेड लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका सॉफ्टवेयर को या सर्विसेज को, और children are going to be more crazy about your service. Like game है तो गेम में आपके teenagers जो है they are more interested, है ना, इंस्टेड ऑफ एजेड पीपल. हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि हम लोग के पेरेंट्स जो है वो जॉब छोड़ के रात रात भर पबजी खेल रहे हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे वही बोला है, सर्विसेज शुड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस. सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग देखेंगे कि क्या सर्विस हम लोग यूज करेंगे. Now, 3 फंडामेंटल रहेंगे. यूटिलिटी सर्विस दैट इम्प्लीमेंट जनरल फंक्शनलिटी यूज्ड बाय डिफरेंट बिजनेसेस. क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही. अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपका ये बाकी के बाय डिफॉल्ट ये वाले पॉइंट्स आएंगे. बिजनेस सर्विसेज लाइक यूनिवर्सिटी हो सकता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ये आपके बिजनेस सर्विसेज हो गए. अब यूटिलिटी सर्विस जो है जैसे जनरल फंक्शनलिटी यूज्ड बाय डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस, लाइक
उनके एम्प्लॉय के लिए, या सिंपल सा कंपनी का वेबसाइट बनाना है जिस पे आप बाकी का बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कंपनी के बारे में, कॉन्टेक्ट वाला रहेगा, क्या प्रोजेक्ट काम किया है, कौन क्या कंपनी में क्या पोस्ट पे है, कंपनी का क्या एक्सपीरियंस है, किन के पास से उनको क्या सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, वो सब। देन बिजनेस सर्विसेज का मतलब है कि कस्टमर्स जब आएंगे तो जैसे यूनिवर्सिटी साइट पे आते हैं तो वो ऑनलाइन एडमिशन रिजल्ट ये देख सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं, स्टूडेंट कैन रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर न्यू कोर्सेज, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर सम इवेंट्स और एनीथिंग। कोऑर्डिनेशन सर्विस सपोर्ट्स कंपोजिट प्रोसेस, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक बुक देखा, बराबर है, अब वो बुक जो है वो लाइब्रेरी में मैंने देखा बट वो अवेलेबल नहीं है, तो लाइब्रेरी ने अमेजोन का मुझे एड्रेस दिया, नाउ फ्रॉम अमेजोन आई कैन ऑर्डर दिस बुक और वो मेरे पास आ जाएगा, वो कंपोजिट हो गया। मतलब जहाँ पे आपने एक प्लेटफॉर्म, एक सर्विसेज के साथ में दूसरा सर्विस आपने कंबाइन किया हुआ है। टास्क एंड एंटिटी ओरिएंटेड, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टास्क ओरिएंटेड आर दोज एसोसिएटेड विद सम और द अदर एंटिटी। एंटिटी डायग्राम जो होता है वो हम लोग को पता। सो एंटिटी ओरिएंटेड आर लाइक ऑब्जेक्ट, they are associated with the business entity such as job application या any such things. यूटिलिटी और बिजनेस सर्विस में भी एंटिटी और अ टास्क ओरिएंटेड, जैसे एक सिंपल सा हम लोगों का टास्क ओरिएंटेड हो सकता है लाइक अटेंडेंस, सो दैट इज द टास्क ओरिएंटेड, या फिर रेटिंग प्रोवाइड करना, जैसे आप देखो कि बुक माई शो पे आई कैन जस्ट गो एंड रेट एनी मूवी जो मैंने देखा है, सो वो ये वाला आएगा। देन नेक्स्ट वी हैव टास्क, टास्क में क्या क्या आएगा वो आपको दिया है, एंटिटी क्या रहेगा, सो उसके एग्जांपल दिए, आई होप आप इजीली पढ़ सकते हैं ये तो अभी। सर्विस आइडेंटिफिकेशन में क्या बोला है, इज द सर्विस एसोसिएटेड विद द सिंगल लॉजिकल एंटिटी या फिर डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस, ये देखना है। इज द टास्क दैट इज कैरिड आउट डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये सबके लिए फिट है क्या, जहाँ पे आप रेस्टफुल मॉडल यूज कर सकते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो रेस्टफुल मॉडल यूज नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टिक टू द वेब सर्विसेज। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक रेस्ट एपीआई यूज नहीं कर रहा है, उसके चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे वो रेस्ट आर्किटेक्चर यूज नहीं करेगा, वो सिंपली आपको अलग चीज़ें प्रोवाइड करेगा। सो इज द सर्विस इंडिपेंडेंट है या फिर मल्टीपल थर्ड पार्टीज के साथ एपीआई कनेक्टेड है जिस पे वो डिपेंडेंट करता है। डज द सर्विस हैव टू मेंटेन द स्टेट इन द डेटाबेस, ये रिक्वायर्ड है। सर्विस जो आप यूज करेंगे वो क्लाइंट साइड पे रहेगा या फिर वापस वहां से प्रोसेस होके वापस सर्वर पे कुछ जा रहा है। आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ द सर्विस लाइकली टू हैव डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो यू कैन गिव एग्जाम फ्रॉम योर मोबाइल एज वेल, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं, इंटरैक्ट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, देन कंप्यूटर या लैपटॉप इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे मिनिमम आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या ऐसा कुछ। एग्जाम्पल दिए हुए, a large company which sells a computer equipment has arranged a special price for approval configuration for some customer. Now to facilitate automatic ordering, company wishes to produce a catalog service. Simple है, so जहाँ पे आप क्या करेंगे, from the catalog you can order something. So unlike a customer catalog, order are not placed directly through a catalog. Instead आपको catalog दिया हुआ है कि okay, कंपनी ने अपने जो कस्टमर्स है उनको एक स्पेशल प्राइस के साथ में कैटलॉग दिया हुआ है, लेकिन कैटलॉग से आप डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकते। कि आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स आर ऑर्डर थ्रू अ वेब बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम लाइक अमेजोन पे या ऐसा कोई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ये सेम जो कैटलॉग में जो जो चीज़ें दिए हुए हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मोस्ट कंपनी हैव देयर ओन बजटिंग एंड अप्रूवल प्रोसीजर, ओके, जहाँ पे जाके आप ये सेम काम कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, most companies have their own budgeting and approval procedure for order, their own ordering process must be followed here and उसके हिसाब से they can work with it. So catalog service में क्या बोला है, created by a supplier to show which goods can be ordered from them by other companies, ये उसका कैटलॉग बताएंगे, राइट। और उसके आगे क्या बोला है, वी हैव सर्विस रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम लोग बताएंगे कि ओके स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कैटलॉग है, कौन से टाइप के क्लाइंट के लिए बना है, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड टाइप के। कैटलॉग शेल बी डाउनलोडेबल, नाउ द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स कैन बी कंपेरेबल, तो कहाँ से आप क्या परचेज कर सकते हैं वो बताएंगे, है ना। जैसे आप देखो कि हम लोग कोई अगर एक कंपनी पे जाता है
जैसे अगर मैं सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर परचेस करता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर के भी 3 कैटेगरीज रहते हैं कि आप 1 साल के लिए परचेस कर रहे हो। जैसे अगर मैं वेब होस्टिंग परचेस करता हूँ, तो वेब होस्टिंग के अंदर मुझे SSL सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, मुझे अलग से ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है, मुझे बैंडविड्थ हाई चाहिए। तो ये सबके लिए आपके पास अलग अलग पैकेजेस रहेंगे, और वो फिर सेंटर का जो एक पैकेज रहेगा ना, जिसका प्राइस ना तो एकदम लो है ना एकदम हाई है, वो बताएगा कि दिस वन इज मोर रिकमेंडेड और मोर पॉपुलर, और उसमें से फिर आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सेस शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉइज, प्राइजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफर्ड टू ईच ऑर्गेनाइजेशन शेल बी कॉन्फिडेंशियल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ प्राइजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के जो है वो मार्केट में वो प्राइस पे आप बाकी सबको सेल नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर एम्प्लॉय, तो दिस शुड बी कॉन्फिडेंशियल। द कैटलॉग शेल बी अवेलेबल फ्रॉम like 7 a.m. to 11 p.m. 11 a.m. only, या morning 7 to evening 11, something like that. Catalog shall be available to process up to 10 requests per second, not more than that. तो उसके ऊपर अगर रहेगा then it puts in a waiting mode. Then functional description में क्या आएगा कैटलॉग में, make a catalog, look up for a catalog, सर्च फॉर अ कैटलॉग। तो जहाँ से हम लोग वो कैटलॉग में से कोई लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक मेरे पास कैटलॉग है, अब मुझे वो कैटलॉग में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो आपने दिए हुए हैं उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ मोबाइल यूज परचेज करना है। सो मैं मोबाइल स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो है वो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ मुझे वो वहाँ पे बताओ सर्च करके, है ना। देन कंपेयर, अलग अलग चीज़ें हम लोग वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 2 मोबाइल मैंने सिलेक्ट किए ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्राइस रेंज, तो उसमें से विच वन इज वर्किंग फास्टर, वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। डिलीवरी के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है, जहाँ पे मैं एक वर्चुअल ऑर्डर, मतलब मैं कोई एक चीज़ों को रिजर्व करके रख सकता हूँ कि हाँ ये मैं बाद में ऑर्डर करूंगा, समथिंग लाइक दैट। सर्विस इंटरफेस डिजाइन में क्या बोला हुआ है हम लोग को यहाँ पे, the involves thinking about the operation associated with the service and the message exchange. Number of message exchange to a complete service request should be normally be minimized. Now service state info may have to be included in the messages itself. We have interface design, like logical interface आएंगे, we all know, जहाँ पे start with the service requirement and define the operation name क्या रहेंगे वो आएंगे। मैसेज डिजाइन आएंगे, कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आप डिजाइन बताएंगे, इनपुट एंड आउटपुट मैसेजेस कैसे आएंगे, उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। सो दैट यूजर को समझ में आना चाहिए ना क्या चीजें हम लोग बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो वो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर आपने बनाया हुआ एक कोई यूएमएल डायग्राम भी हो सकता है ना। लॉजिकल स्पेसिफिकेशन बताएंगे। इंटरफेस डिजाइन तो हम लोग रेस्ट यूज कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे डिजाइन हाउ टू रिक्वायर ऑपरेशन मैप ऑन टू रेस्ट ऑपरेशन एंड व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड अगेन। सो एज यू कैन सी क्या बोला है यहाँ पे, मेक अ कैटलॉग, लुकअप आएगा एंड सर्च। तो इनपुट में हम लोग क्या देंगे, कौन सा कंपनी आईडी है, पीडीएफ पे फ्लैग सेट किया हुआ है, मतलब आपका जो भी कैटलॉग बनेगा वो पीडीएफ में बनेगा। आउटपुट में आपको यूआरएल मिल जाएगा जहां से आप ये कैटलॉग चेक कर सकते हैं। एक्सेप्शन, अगर कंपनी आईडी अगर आपने करेक्ट नहीं डाला है तो आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। लुकअप, कैटलॉग का यूआरएल, कैटलॉग नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं, सो दैट स्पेसिफिक कैटेगरी वाले जो कैटलॉग है वो आपको प्रॉपरली विजिबल रहे। यूआरएल पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो, और अगर कहीं पे अगर कोई कैटलॉग वो टाइम पे एक्सेसिबल नहीं है तो वहाँ पे वो पेज फॉल्ट बताएगा। सर्च करने पे कैटलॉग के अंदर जो स्ट्रिंग लिखे हुए हैं दैट इज पीडीएफ फाइल में, वो सर्च करके आपको एक यूआरएल पे कहाँ से आप वो चीजें परचेस कर सकते हैं या क्या प्राइस है वो प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पे सर्च करके बताएगा। सिंपल जैसे पीडीएफ में सर्च होता है वही है। कंपेयर कर सकते हैं, चेक डिलीवरी एंड मेक अ वर्चुअल ऑर्डर, तो उसके लिए देखो सेम यहाँ पे दिए हुए एंट्री एट्रीब्यूट कितने रहेंगे, शोइंग अ कंपैरिजन टेबल, बेसिक दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और अगर रन टाइम एरर आया तो कौन से टाइप के एक्सेप्शंस हो सकते हैं वो यहाँ पे डाला है। प्रीवियस इसमें भी वही था हम लोगों का। ये अगर कैटलॉग बना रहे पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफकोर्स वो पीडीएफ आपका बन के उसका यूआरएल जो है वो हम लोग शेयर करेंगे। सो I will not be sharing the PDF because PDF जो है वो 10 MB 20 MB 30 MB का बन सकता है। तो instead of sharing that PDF I'll share the URL जिससे मेरा काम फास्ट होगा।
एक्सेप्शन क्या आ सकता है वो दिया हुआ है। सेम वे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इनपुट क्या देंगे, क्या पर्पस के लिए, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, और अगर आउटपुट नहीं मिला तो कौन से टाइप के एक्सेप्शन या रन टाइम एरर आ सकता है वो दिया हुआ है। एंड सेम वे यूएमएल डायग्राम अगर उनका बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, क्या स्ट्रिंग डालेंगे, कैटलॉग नंबर क्या डालेंगे, है ना, इंटीजर वैल्यू क्या डालेंगे, और उसका साइज क्या होना चाहिए। तो साइज कस्टमर आईडी का साइज 6 का होगा, कैटलॉग नंबर का साइज 10 का होगा, नंबर आइटम शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज आपका कैटलॉग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, दैट इज इनपुट। आउटपुट में क्या होगा, कैटलॉग नंबर 10 का नंबर आपका जनरेट होगा। डिलीवरी डेट जो है इट शुड बी ग्रेटर देन टुडे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 1 अप्रैल है और मुझे डिलीवरी बता रहा है 31 मार्च का, दैट शुड नॉट बी द केस। सो वो बता रहे हैं हम लोग। सो जो पीछे हम लोगों ने देखे ना इनपुट एंड आउटपुट, उसी को हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम में डाला है, और एरर मैसेजेस क्या आएंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग। रेस्टफुल इंटरफेस बहुत सिंपल है। गेट का मतलब क्या रहेगा, अगर आपको कुछ लुकअप अगर करना है तो वो गेट मेथड यूज करेंगे, सर्च करना है तो गेट मेथड के थ्रू कर सकता है, कंपेयर करना है तो गेट एंड पोस्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, चेक डिलीवरी, मेक वर्चुअल ऑर्डर, तो उसके लिए हम लोग ये चीजें कैसे यूज करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, देयर शुड बी अ रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन अ कंपनी स्पेसिफिक, बराबर है। एक बेस कैटलॉग रहेगा, कंपनी नेम रहेगा। नाउ ईच कैटलॉग आइटम शुड हैव इट्स ओन यूआरएल, बराबर है, जहां से हम लोग को पता चल सकता है कि ओके स्पेसिफिक ये यूआरएल पे आपको ये चीजें मिलेंगे। गेट ऑपरेशन इज यूज टू रिट्रीव द आइटम्स, डेटा रीड करने के लिए, तो अगर लुकअप करना है तो गेट मेथड यूज करेंगे। सर्च इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग गेट ओनली, आइटम रिट्रीव होंगे उसमें से ही तो कुछ चीजें आप सर्च कर सकते हैं ना, स्पेसिफिक एज पर द नीड्स। कंपेयर अगर करना है, गेट मेथड होगा टू रिट्रीव द इंडिविजुअल आइटम फॉलोड बाय द पोस्ट टू क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल। याद रखो, अपडेट, अपने डेटा सर्च किया, रिट्रीव किया, और उसके बाद में वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब डेटा अपडेट होगा, क्योंकि इसका ये प्राइस है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो वो टाइम पे पोस्ट मेथड यूज होगा। चेक डिलीवरी एंड मेक वर्चुअल ऑर्डर, तो वो टाइम पे पोस्ट ऑपरेशन इज यूज टू क्रिएट इट्स रिसोर्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड, एंड उसके आगे फाइनली कभी डिलीवरी होगा, डिलीवरी डेट क्या होगा, ये कैलकुलेट करके डिस्प्ले करने के लिए अगेन गेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सर्विस इंप्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट क्या बोला है, अ प्रोग्रामिंग सर्विस यूज्ड टू स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग workflow. Service then have to be tested by creating input messages, checking that the output messages processed are as per the expected. Deployment involves publicizing the services and installing it on the web service. Now we have a current service provider as well जो आपको ये सब installation में, deployment में easily help करता है। कि जहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑनलाइन आप सिर्फ आपको मैंने लिंक दिया, यू जस्ट डाउनलोड इट, क्लिक ऑन इंस्टॉल, और बाकी का सारा काम हम लोग बैकएंड से करेंगे। या फिर 4 लोगों को हम लोग ट्रेन करेंगे, दे विल वर्क, दे विल डू इट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम देयर एंड। लेगेसी सिस्टम क्या होता है वी ऑल नो, अब भी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, पुराने सॉफ्टवेयर या जो हम लोग यूज कर रहे थे अपने कंपनी में वो लेगेसी होंगे। तो आप जब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो लेगेसी फॉलो करना जरूरी रहता है। सर्विस डिस्क्रिप्शन, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ऑफ कोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रस्ट रीजन, यूजर्स ऑफ द सर्विस हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वही है। सर्विस कंपोजिशन, here we are done with that part। उसके बाद में सर्विस कंपोजिशन आएगा, मतलब क्या क्या सर्विस आप एग्जैक्टली, कंपोजिशन मतलब क्या मल्टीपल चीजें कंबाइन करके आपका सर्विस बनेगा। सो एज यू कैन सी सर्विस डिप्लॉयमेंट विद सर्विसेज, एग्जिस्टिंग सर्विसेज आर कंपोज्ड and configured to create a new composite services. Like the basis for a service composition is workflow or logical sequence of activity together model. For example, provide a travel reservation service. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have travel reservation service, जहाँ पे अभी मैं होटल बुक भी कर सकता हूँ, कार भी हायर कर सकता हूँ ना, तो ये क्या हो गया composite services। तो कार हायर करने के लिए ये मुझे Zoom पे या फिर ओला पे या फिर उबर पे रिडायरेक्ट करेगा। एंड होटल बुकिंग के लिए भी ऑल नो कहाँ से बुक करता है, वो बीच बीच में वो बहुत पॉपुलर वो ऐड आता था, आजकल बंद हो गया होटल का, क्या था मैं भूल गया। ओके, सो होटल बुकिंग अलग से हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग, आई कैन गो टू मेक माई ट्रिप। सो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हम लोग दे सकते हैं, ये कंपोजिट सर्विस होगा। सो यहाँ पे देखो वैकेशन पैकेज कैसे बनेगा, तो मेक माई ट्रिप जो है, मेक माई ट्रिप आपको पूरा एक वैकेशन पैकेज आ रहा है कि ओके आप गोवा में जा सकते हैं,
जहाँ पे आपका फ्लाइट बुकिंग इतना होगा, अराइवल, डिपार्चर टाइम, डेट ये हो सकता है, होटल बुकिंग आपके इतने चार्जेस होंगे, टैक्सी अगर आप अरेंज करेंगे इतना होगा, वहाँ पे कौन से प्लेस पे अगर आपको घूमना है तो क्या क्या जा सकता है, देन उसके बाद में आप कौन से डेट प्रेफर करोगे, कौन से डेट बेस्ट रहेंगे, कभी प्राइजेस कम है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सो दैट इज़ द वेकेशन पैकेज। हम लोग बहुत सारे लोग यही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल वाले जो आपको हेल्प करते हैं। तो वो सारे सर्विस वो खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना, वो आपको एक पैकेज बना के देंगे, लेकिन उसके बाद में बुकिंग जो है वो थर्ड पार्टी, अलग अलग पार्टी के पास ही होगा। फॉर्मुलेट आउटलाइन, वर्क फ्लो, सर्विस लिस्ट कौन से प्रोवाइड करेंगे, सर्विस स्पेसिफिकेशन उसमें क्या क्या चीज प्रोवाइड होगा, वर्क फ्लो डिजाइन, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो एंड डिप्लॉय द सर्विस। सो सेम याद रखो, दिस इज एवरीथिंग अबाउट मेक माई ट्रिप। Formulate outline, discover the services, select possible service, refine it, create workflow program, test completed service application। जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा सिंपल है, इतना कुछ पढ़ने जैसा नहीं, आई मीन इतना कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। वर्क फ्लो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, सो यहाँ पे वही बोला है कि हम लोग के पास वर्क फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ क्या चीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेगा, ग्राफिकल वो वे में हम लोग नोटेशंस प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आपको पहले फ्लाइट की ज़रूरत रहेगी, देन आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ से एक टैक्सी पिकअप करने आएगा, वहाँ से सबसे पास आपको जहाँ पे अगर ट्रैवल करना है, विजिट करना है, वहाँ पे पास के बेस्ट होटल्स कौन से हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल, उसके हिसाब से यू कैन सिलेक्ट इट। तो वो सारी चीज़ें लिंक करके आपको बताएगा। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस हम लोग के पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डाला होटल्स के बारे में, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन से डेट पे हम लोग को जाना है, तो वो टाइम पे वो होटल्स पे रूम अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल है तो रिजर्वेशन हो जाएगा, अवेलेबल नहीं है तो नो अवेलेबिलिटी, आप वापस ट्राई करो, बराबर है। और जो डेट पे आपको चाहिए वो अभी भी अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है, देन यू कैन कैंसिल योर बुकिंग। देन एक बार अगर आपके बुक रूम्स अगर अवेलेबल हो रहा है, मतलब आपका बुकिंग अगर सक्सेस हो रहा है, तो होटल के साइड से कंफर्मेशन आएगा, और ये कंफर्मेशन किसको जाएगा, कस्टमर्स को जाएगा। एंड आफ्टर रिजर्वेशन अगर कस्टमर अगर बुकिंग कैंसिल करता है तो वो सेम डिटेल जो है वो वापस होटल को भी जाना चाहिए कि दोज रूम्स आर नाउ फ्री। जैसे आपने वी हैव सच एप्लीकेशन फॉर बुकिंग पर्पस, आपने आई थिंक आपने देखा रहेगा, लाइक वी हैव वन इज लाइक वी हैव booking.com, सो आई कैन जस्ट गो हियर, आई कैन फाइंड होटल्स, मैं बुक कर सकता हूँ, एंड उसमें कौन से बेस्ट डील अवेलेबल है एज पर माई एरिया वो आपको बताएगा। और अगेन यहाँ पे ये भी बताता है कि कैंसलेशन अवेलेबल है, तो अगर मैंने अगर 7 अप्रैल का अगर मैंने कोई बुकिंग किया हुआ है, सो इट शोज हियर कि एज पर द होटल गाइडलाइंस टिल 5th और 6th अप्रैल आई कैन कैंसिल माई बुकिंग, उसके बाद में कैंसिल नहीं होगा, ये क्लियर इंडिकेशन लिखा हुआ रहता है। इंटरैक्ट कैसे करेंगे, सो यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन में क्या बोला है, रिक्वेस्ट प्रोसेसर, स्टार्ट अ जॉब, स्टोर रिजल्ट। अब यहाँ पे आप बोल क्या रहे हैं, देखो, चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स या एनीथिंग। सो रिक्वेस्ट प्रोसेसर ने क्या किया, अगर मुझे होटल की ज़रूरत है, फ्लाइट टिकट बुकिंग की ज़रूरत है, तो अवेलेबिलिटी है या नहीं वो चेक किया, वो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया। अगर वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके स्पेसिफिक एक जॉब सेटअप करेंगे। जॉब सेटअप करने का मतलब है हम लोग डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, ये प्राइस पे आपको मिलेगा, उसका पूरा डेटा आपके पास डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है जॉब सेटअप करने का मतलब आपने रिसोर्स एलोकेट किया, वो एलोकेट होने के बाद में डेटा डाउनलोड हुआ, मतलब डेटा इनिशियलाइज हुआ। देखो यहाँ से इनिशियलाइज होने के बाद में आपका कंप्यूटेशन अगर चालू हुआ, अगर ओके है, मतलब आपने डिटेल एंटर किया, पैसा भर दिया, और अगर आपका जो बुकिंग है वो अगर सक्सेसफुल है, मतलब वो कंप्यूटेशन चालू करेगा। अगर आपने जो डिटेल डाला है वो अगर फेल हो गया, मतलब आपने जो फाइनेंशियल डिटेल डाला है वो अगर रॉन्ग है, तो रीस्टार्ट द सेम प्रोसेस, है ना। और अगर सक्सेसफुली अगर बुकिंग हो रहा है टू कंप्यूट इट एंड रिटर्न द रिजल्ट कि ओके बुकिंग सक्सेसफुल, और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा।
दैट्स इट। टेस्टिंग द सर्विस सिंपल है। टेस्टिंग का मतलब क्या रहेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सर्विस टेस्टिंग प्रॉब्लम क्या आ सकता है? नॉन फंक्शनल बिहेवियर, मतलब आपके पास इंटरनेट अनस्टेबल है, तो आपको अगर कोई ओटीपी या कोई कंफर्मेशन बुकिंग जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है प्रॉपरली, या फिर आप गूगल पे से एक पेमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, आपका अकाउंट प्रॉपरली लिंक नहीं है, या फिर आप जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करने की ट्राई कर रहे हैं उसका पिन आप करेक्ट एंटर नहीं कर पा रहे, या सीवीवी नंबर आपने रॉन्ग एंटर किया है, या फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। दैट्स इट। जो भी हम लोगों ने पढ़ाई उसके की पॉइंट्स हैं। And here we are done with first 2 chapters of unit 5. Okay, I hope people are listening to me. Hello. Yes, sir. Yeah, anyone, any doubts, guys? जल्दी बताओ। So, sir. What about others? कितने लोग जाग रहे हैं? रिप्लाई इन चैट। हम लोग अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 चैप्टर्स, तो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स रहेंगे अभी हम लोगों के, ज़्यादा नहीं। जल्दी चैट में रिप्लाई करो। एनी डाउट, एनीवन? से यस नो। हेलो एस वाइज। ओके, ठीक है। सो